रात के तकरीबन 2 बजे जब सब इंसान और जानवर हर जीरू तारीकी और स्याही के रौब तले नींद के मजे लूट रहे थे तो प्यास की शिद्दत के खातिर इधर वो बेचैनी से अपनी करवटें बदल रही थी कि तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में हवा का गुजर खुली खिड़की की बिना पर था जिसका एहसास उसे अपनी चेहरे पर पड़ती ठंडक से हुआ। उसने पानी पीने के इरादे से साइड टेबल पर पड़े हुए जग की तरफ हाथ बढ़ाया कि अचानक से उसे अपने बराबर में किसी का वजूद महसूस हुआ। हिम्मत करते हुए जब उसने बराबर में देखा तो वो वहीं पर लेटा हुआ था, काले लिबास में, खौफनाक सियाह चेहरे पर, काले चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए। वो ऐसे ही तुबा को देख रहा था। तुबा की तो ये बात सोचकर ही जान जा रही थी कि न जाने वो कब से यहाँ पर मौजूद था, न जाने कब से वो मुझे देख रहा था, न जाने कब से वो तुबा को देख रहा था। जैसे ही उसने उसे गौर से देखा तो तुबा ने जोर से चीख मारी और उसके हाथ में जो गिलास था वो जमीन पर जा गिरा और टूट गया। वो बेचारी चीखे मारे जा रही थी, लेकिन उसने महसूस किया कि वो चीख तो रही है लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है। यानी कि तुबा चीख तो रही थी लेकिन उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी और उसकी आवाज हलक में ही अटक गई थी। तुबा हिम्मत करते हुए पढ़ते पढ़ते कुरानी आयात हिम्मत करके अपने बिस्तर पर से उठी और कमरे के दरवाजे की तरफ भागी और जोर जोर से दरवाजा पीटना, दरवाजा बजाना उसने शुरू कर दिया। तुबा की नजर साइड टेबल से होते हुए बेड की तरफ गई तो उसने वहां पर देखा कि अब वो वहां पर नहीं था। उसने अभी सुख का सांस ही लिया था कि अचानक से उसे अपने पीछे किसी का अनदेखा वजूद महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई ना कोई खड़ा है। उसे साफ तौर पर एक अनदिखने वाला वजूद महसूस हो रहा था। अब तो तुबा को अपनी जान खतरे में लगने लगी और उसे लगा कि अब तो वो मर जाएगी, यानी जो भी अनदेखा वजूद उसके पीछे है वो उसे मार देगा या फिर डर से ही उसकी जान निकल जाएगी। उसके जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। उसका हलक पूरी तरह से खुश्क हो चुका था। वो जो कोई भी अनदेखा वजूद था, लेकिन तुबा को वो अपने बेहद करीब महसूस हो रहा था। तुबा को उस अनदिखने वाले वजूद की गरम गरम सांसें अपने वजूद के साथ टकराती हुई महसूस हो रही थी और अब तो तुबा को सिर्फ ऐसा ही लग रहा था कि वो जलकर भस्म हो जाएगी। तभी उसके कान में सरगोशी हुई और किसी ने उससे कहा, तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो? तुबा के कान में जैसे ही खौफनाक सी आवाज गूंजी तो तुबा डर के मारे बहुत ज्यादा कांपने लगी। तभी अचानक एकदम से दरवाजा भी खुल गया। तुबा, तुबा क्या हुआ? हमजा भाई ने बड़ी ही परेशानी से पूछा। जैसे ही तुबा ने हमजा को सामने देखा तो वो घबराई हुई डरकर भागती हुई सायरा के गले लग गई। सायरा उससे कहने लगी, तुबा बेटा क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तभी तुबा ने कहा, अम्मा मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी और डर गई थी। वो अंदर इतना ही बोल पाई थी बेचारी तुबा। वो अंदर की तरफ इशारा करते हुए घबराई हुई आवाज में इतना ही कह पाई, अंदर कोई नहीं है बेटा। हमजा ने पूरे कमरे का मुआयना कर लिया, वहां सच में कोई था वहां पर। काले रंग का था वो, काला लिबास पहना हुआ था, बिल्कुल काला सियाह लिबास उसने पहन रखा है। और अम्मा वो मुझसे ये भी कह रहा था कि मैं उससे आखिर क्यों डरती हूँ। वो मुझे बार बार यही कह रहा था कि मैं उससे क्यों डरती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुबा ये बताते बताते रोने लग गई और रोते हुए अपनी अम्मा से कहा उसने। तभी सायरा ने कहा, तुबा क्या हो गया है बेटा तुम्हें, और ये तुम्हारे पैरों को क्या हो गया है? तुम्हारे एक पैर में से ये खून क्यों निकल रहा है? ये कांच कैसे लग गया तुम्हें पाँव में? जैसे ही हमजा ने उसका पैर देखा तो वो भी परेशानी से कहने लगा, बेटा तुझे ये क्या हो गया है, तेरे पाँव में कांच कैसे लगा? और हमजा उसकी जानिब बढ़ा। हमजा ने तुबा की कुछ बात सुनी ही नहीं थी, क्योंकि तुबा जब भी बोल रही थी तो उसकी आवाज जो थी वो हलक में ही अटकी की अटकी रह गई थी, किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। बेचारी तुबा अपना हाल बयान करने की हालत में भी नहीं थी और ऐसा ही लग रहा था मानो बस वो मिनमिना रही है। तभी अचानक तुबा को याद आया कि जब वो बेड से उतरकर भागी थी तो उसे अपने पैर में कुछ चुभन सी महसूस हुई थी और उसे उसी वक्त कुछ चुभ गया था। लेकिन वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी, इतनी ज्यादा खौफजदा थी कि उसने बिल्कुल भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो गिलास टूट गया था भाई, उसी की कांच मेरे पैर में लग गई है। तुबा ने पैर को देखते हुए अपने भाई से कहा, अच्छा ठीक है बेटा तुम यहीं पर बैठो, मैं जरा आता हूँ। हमजा ने उसे बैठने का इशारा देते हुए कहा, नहीं भाई नहीं, हरगिज ऐसा नहीं करो, मैं अपनी अम्मी के साथ ही सो जाऊंगी, हरगिज मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी, वहां पर वो फिर से आ गया तो।
तूबा अब तक बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसे सिर्फ और सिर्फ उस अनदिखने वाले वजूद का ही डर था। तो हमजा कहने लगा, अच्छा मेरी बेटी ठीक है। इतना कहकर हमजा ने सायरा से कहा, अम्मी आप इसे अपने कमरे में ले जाएं। मैं जरा ये खून जो जमीन पर पड़ा हुआ है और ये कांच जो पड़ा हुआ है मैं इसे साफ कर देता हूँ अम्मी जान। जब तक आप इसे अपने कमरे में ले जाएं और इसके पैर को अच्छे से डेटॉल से धोकर इसके पैर में बैंडेज लगाएं या पट्टी करें। हमजा ने उन दोनों को वहां से जाने को कह दिया और खुद वापस आकर तूबा के कमरे में से कांच उठाने लगा और उसका पड़ा हुआ जो खून था वो साफ करने लगा। तूबा ने जाते जाते अम्मी के साथ मुड़कर वापस कमरे की जानिब देखा। वो वहीं पर भयानक चेहरे वाला ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा हुआ आंखों में गुस्सा लिए तूबा को ही घूरे जा रहा था। उसकी अंगारा आंखें, उसकी सुर्ख आंखें उसे ही देखे जा रही थी। उसने डर कर जल्दी से चेहरा आगे को कर लिया। हमजा वहां से कांच उठाकर वापस जाने लगा तो उसे भी ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने फौरन मुड़कर देखा लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। खैर वो अपना वहम समझकर वापस बाहर चला गया। जैसे ही हमजा बाहर गया एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। जैसे ऐसा हो लगा हो जैसे मानो उस अनदेखी ताकत को अच्छा नहीं लगा हो कि आखिर तूबा इस कमरे से उसकी अम्मी के कमरे में क्यों चले गई और तूबा आखिर यहाँ से गई क्यों। उफ अल्लाह, मैं क्या करूं, किसको बताऊं, कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अम्मी को बताऊंगी तो वो खामखा परेशान ही हो जाएंगी और मैं इनको कैसे समझाऊं कि वो सब मेरा वहम नहीं बल्कि सच है, बिल्कुल सच। लेकिन वो हैं जो नहीं समझेंगी और अगर मैंने किसी को बता दिया और उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा। नहीं नहीं, मैं हरगिज किसी को खतरे में नहीं डाल सकती, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। या अल्लाह, अब तू ही मेरा मददगार है, तू ही मेरी मदद कर। उस अनदेखे वजूद से, वो जिन जिन्नात जो भी है उससे मेरी जान छुड़ा ले। तूबा अब दिल ही दिल में खुद से बातें कर रही थी। तूबा क्या सोच रही हो बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। सायरा बेगम ने उसे सोचों में गुम बैठे हुए देखते हुए कहा, कहीं नहीं अम्मी, बस ऐसे ही बैठे ही थी तो कुछ भी सोच रही थी। अच्छा मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। सायरा बेगम तूबा की आवाज पर चौंकते हुए बोली, बेटा कुछ खा तो लो, नाश्ता तो कर लो कम से कम। नहीं मेरी प्यारी अम्मी, मैं वहां पर ही कुछ खा लूंगी। अब अल्लाह हाफिज, मैं जा रही हूँ। एक तो ये बच्चे भी। सायरा बेगम प्लेट को संभालते हुए किचन में ले गई। इधर अब वो अपने कॉलेज पहुंच चुकी थी। ओए कहाँ घूम रही हो, कहाँ गुम रहती हो हमेशा तुम। महर ने तूबा की तरफ हाथ हिलाते हुए उससे पूछा, क्योंकि तूबा काफी देर से दरख्त की जानिब देखे जा रही थी। ओह महर, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं कहीं पर भी नहीं रहती, तेरे सामने तो बैठी हूँ और तू कह रही है कहाँ रहती हूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ ना। महर ने चौंक कर कहा, अगर कोई बात है तूबा तो मुझे बता, मैं तेरी दोस्त हूँ, तेरा हर दुख सुख में साथ दूंगी। तू मुझे बताओ सही, तो किस बात से परेशान है, क्योंकि मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, काफी दिनों से डिस्टर्ब लग रही हो तुम। महर तूबा की बचपन की दोस्त थी और दोनों ही एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाती थी। कोई भी मसला होता मिलकर दोनों हल तलाश कर लिया करते थे। एक दूसरे के घर पर भी बहुत ज्यादा आना जाना था इन दोनों का। दोनों ही की कोई बहन नहीं थी, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के लिए सगी बहन की तरह थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।